चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम निज़ामुद्दीन शेख है, मैं हूँ शोलापुर का, मगर ऑल इंडिया मिली काउंसिल का मैं कौमी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुज़िश्ता 25-30 साल से मैं इस तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ। चूँकि कौमी जनरल सेक्रेटरी होने की वजह से मुझे पूरे हिंदुस्तान भर में दौरे करने होते हैं और मेरे ज़िम्मे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक पॉलिटिकल एनालिसिस का भी है और जो है मिल्लत के लिए सियासी कदम कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, इस पर हम जो है मिल्लत को एजुकेट करते हैं और उनको हम समझाते हैं। उस सिलसिले में मेरे पूरे दौरे हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। अभी कुछ दिन के लिए आया हूँ वापस, मुझे नॉर्थ इंडिया में जाना है, बंगाल जाना है, असम जाना है। अभी साउथ इंडिया का दौरा मैंने पूरा किया है और ये सिलसिला जून तक जारी सारी रहेगा। कहने का मतलब यह है कि सोलापुर लोकसभा मतदार संघ से यहाँ से चौरंगी लड़त नजर आ रही है, जिसमें वंचित आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम। क्या एमआईएम यहाँ ठहरने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? देखिए, एमआईएम का आज तक का रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे तो उसमें ये तो तय हो चुका है बिल्कुल कि जहाँ जहाँ इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वहाँ मुस्लिम वोट डिवाइड हुए हैं और उसका बराह रास्त जो है बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो यूपी में जो इलेक्शन उन्होंने लड़ाए हैं और बिहार में जो इलेक्शन लड़ाए हैं। इनका एक आर्गुमेंट है, कहने लगे हम सिर्फ इतने ही सीटों पर लड़ते हैं, हम सभी सीटों पर तो लड़ते नहीं हैं, तो वहाँ कैसे करने लगे, वहाँ तो वो हम नहीं लड़ रहे हैं, फिर बीजेपी कैसे जीत रही है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप भी इसको नोट कर लें, चाहे 1 सीट रहे, 2 रहे, 6 रहे या 100 सीट रहे, जैसे उन्होंने यूपी में लड़ा था पिछले 2022 के इलेक्शन में, जहाँ एमआईएम मैदान में उतरती है उनका सियासत जो है जज्बाती सियासत है, मगर जैसे एमआईएम मैदान में उतरती है तो आतराफ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ कम्युनल पोलराइजेशन हो जाता है। आप बेशक 1-2 सीट पर लड़ रहे हैं और बाकी जो सीट हैं वहाँ कम्युनल पोलराइजेशन हो जाता है। आप नहीं हैं वहाँ पर, मगर आपके नाम का जो ढंढोरा पीटा जाता है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है बीजेपी की तरफ से या कम्युनल पार्टीज की तरफ से, वो पूरा नॉन मुस्लिम वोट को कम्युनलाइज करते हैं, पोलराइज करते हैं और उसका असर ये होता है कि बीजेपी जीत कर आती है। ये तो सीधा सीधा मामला है। अब इनकी हैसियत तो ये है कि अब आप देखेंगे तो वो ऐसे वोट भी नहीं लेते हैं जो पता चले कि सामने सामने टक्कर पर आ गए हैं। ये बहुत कम ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अब इनके तो 2 ही सीट हैं, आप जानते हैं, एक हैदराबाद की है, एक औरंगाबाद की है। औरंगाबाद की सीट क्यों जीता ये सब जानते हैं। वो हिंदू वोट डिवाइड होने की वजह से इन्होंने वो जीत हासिल कर ली और कुछ वो अम्बेडकर को साथ में लेकर और दलित वोट भी कुछ मिले होंगे इनको, बिल्कुल वो अच्छा स्कोर था, नो डाउट अबाउट दैट। क्या मगर बाकी चीज़ों पर आप देखेंगे जहाँ ये जाते हैं वो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है और जहाँ ये नहीं जाते हैं इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स आता है। अब शोलापुर की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर इंडिया आघाड़ी के कांग्रेस की एक कैंडिडेट है, शायद प्रणीत शिंदे हैं यहाँ पर, जो सिटिंग एमएलए भी हैं, और दूसरा बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है वहाँ पर, और वो आमने सामने यहाँ सामने सामने बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। अब तीसरा एलिमेंट जब बीच में आता है वो चाहे वंचित का रहे चाहे एमआईएम का रहे, वो जो है सेकुलर वोट जो रहेंगे या इंडिया अलायंस के वोट रहेंगे उसको डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। और उसके बरक्स देखेंगे आप, जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसके पीछे हर चीज़ की ताकत है, पैसे की ताकत है, मीडिया की ताकत है, कैडर उनका जो है बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने वाला कैडर, बूथ लेवल तक काम करने वाला कैडर है, आरएसएस उनके पीछे है, ये सब ताकत उनके पीछे है। उसके खिलाफ इंडिया अलायंस जब लड़ रही है, अब इंडिया अलायंस मतलब आज जो है वो कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है। अब देखना ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को शिवसेना और एनसीपी के वोट कितने कन्वर्ट होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको सिर्फ एमआईएम का नाम लेकर नहीं चलेगा, ये भी ज़रूरी है कि आप अगर मोदी को हराना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप कोशिश करनी चाहिए। जैसे एनसीपी के पूरे वोट
कन्वर्ट होना चाहिए कांग्रेस की तरफ, शिवसेना के पूरे वोट कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये अगर बीच में आते हैं, अब जब एमआईएम यहाँ कह रही है, मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग ये कर रहे हैं, एक बात मैं साफ बताना चाहूँगा, शोलापुर के सीट के ताल्लुक से इनके दो मेन लीडर हैं, एक तो असद ओवैसी है जो अध्यक्ष हैं एमआईएम के, और दूसरे इम्तियाज जलील हैं जो औरंगाबाद के एमपी भी हैं और महाराष्ट्र के पूरे जिम्मेदार हैं। ये दोनों का कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है, कहीं स्टेटमेंट नहीं है उनका कि हम लड़ाने जा रहे हैं। अब ये छोटे मोटे जो बीच के जो हैं ये, इनकी कोई हैसियत नहीं है। पहली बात तो ये अपना लाइमलाइट में रहने के लिए, एक फ्रेम में रहने के लिए सब हरकत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है। एक नाम भी आया, कोई कदम साहब हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। कदम साहब अगर देखा जाए, ईमानदाराना बात है, मेन स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। आज सिचुएशन ये है कि बीजेपी की तरफ से कोई बाहर का भी आदमी अगर लाकर खड़ा कर देंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। इनके पीछे कोई न पैसे की ताकत है, न मीडिया की ताकत है, कोई ताकत नहीं। ये महज ये करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया, 1-1.5 लाख वोट खाएंगे, वोट डिवाइड होंगे और बीजेपी चुनकर आ सकती है। ये बात तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि इनके लिए हम कुछ भला बुरा कहें। एमआईएम के जो भी यहाँ के लोकल नेता हैं, उससे कहने में कोई फ़ायदा नहीं, बिला वजह का खटास पैदा करने में फ़ायदा नहीं। हमें मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि हमको एक सांस लेने की फुर्सत मिले। 10 साल जो एहतसाब हमारे साथ जो ताल्लुकात जो हुए हैं, और 10 साल हमको पूरी तरीके से बिल्कुल हमारी ज़ीरो की गई है वैल्यू। मुसलमानों को एक मौका मिला है अभी अपने वोट के ज़रिए क्या कुछ सांस लेने की फुर्सत मिले, और मुसलमान ने अपना जहन बना लिया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को डिफीट करने वाला कैंडिडेट रहेगा वहाँ वो उसको वोट करेंगे। सिर्फ ये है, अभी एक कोशिश ये करनी चाहिए कि मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर जाए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 70 से कम परसेंटेज पर मुस्लिम वोट ना रहे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग बाहर नहीं निकलते, और आजकल तो मतलब रमज़ान तो ख़त्म हो जाएंगे अभी इंशाल्लाह, मगर ये धूप का मामला है, गर्मी का मामला है। लोग कहेंगे अरे गर्मी में कहाँ जाना है, मगर मैं इस बात को मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इसको सिर्फ सियासी मामला ना समझे, ये दीनी फरीज़ा भी समझे, और बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर वोट करें। औरतों को, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर वोट दें। अब ये वक्त नहीं है कौन है सामने, मतलब हमारे पास हैं कुछ शिकायतें हैं कांग्रेस के ताल्लुक से, प्रणीति शिंदे के बारे में भी कुछ शिकायतें हैं अपनी जगह पर हैं वो शिकायत। मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ कि शिकायत नहीं है, ऐसे पूरा हक है हमको उनके, मगर अब वो वक्त नहीं है। अब ये है हालात ऐसे हैं कि आपको तय करना है कि आने वाले दिनों में 2024 में हिंदुस्तान एक मुल्क किस शक्ल में रहेगा। हम हमारे बच्चों को एक कैसा मुल्क देना चाहते हैं। वो मुल्क जहाँ दस्तूर ख़त्म किया जाएगा, वो मुल्क जहाँ पर हमारे जो हुकूक हैं पूरे दस्तूरी हुकूक वो ख़त्म किए जाएंगे, वो मुल्क जहाँ हमारी हैसियत ये बनाई जाएगी कि आप ये मुल्क के शहरी रहते हुए भी आप शहरी नहीं रहेंगे। क्योंकि बात बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप देखते हैं जेनोसाइड की बात की जा रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, और अजीब सा लगता है मुझे कि अदलिया भी जो है इस मामले पर खामोश है। बड़ी अफसोस की बात है, सू मोटो लेना चाहिए, मगर अभी तक वो, आपने सुना होगा वो दस्तूर एक बार चलाया गया था दिल्ली में, ओपन शट केस था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। कमिश्नर को नोटिस जा चुकी है दिल्ली कमिश्नर की, इस पर क्या किया आपने। इस हद तक है कि दस्तूर को जलाने के बावजूद भी उसको इग्नोर किया जा रहा है। जेनोसाइड की बात की गई, उस पर खामोशी है, सन्नाटा है। अभी रिसेंटली जिम्मेदारान जो है बीजेपी के वो कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं कि हमको इस मुल्क का दस्तूर ख़त्म करना है। दस्तूर ख़त्म करना है मतलब क्या करना है आपको, कौन सा नया दस्तूर लाना है आपको। लोग कहते हैं कि मनुवाद आने वाला है, बिल्कुल मनुवाद आने वाला है, उस मनुवाद में आपकी कोई जगह नहीं है। अब संजीदगी से सोचना होगा कि ये वक्त वो नहीं है जो अब तक के 70 साल में जो इलेक्शंस हुए हैं वैसा इलेक्शन नहीं है। ये दूसरी आज़ादी का इलेक्शन है, ये तीसरी बल्कि मैं कहूँगा। 1857 में जंग आज़ादी हुई थी जिसमें हम लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद में फिर 47 आते आते जेलों में गए,
नेहरू से लेकर, गांधी से लेकर, मौलाना आज़ाद से लेकर, हाँ, जेलों में जाकर रह गए, अपनी मतलब कई साल जो है उन्होंने जेलों में निकाले। उनकी जद्दोजहद थी, भगत सिंह की जद्दोजहद थी, अशफाकुल्लाह की जद्दोजहद थी, जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई। 47 में हम आज़ाद हुए, फिर हमारा दस्तूर आया वजूद में। उसके बाद में ये मरहला आज जो आया है 2024 का, ये आज़ादी का है, आपको आज़ादी दिलानी है। वो आज़ादी का किसकी है पता है? हमारे लिए नहीं है। हमारे दस्तूर को यरगमाल बनाया गया है, वो दस्तूर को आज़ाद करना है हमको इन जकड़ से। ये जो कॉरपोरेट का और एक कम्युनल एलिमेंट का जो सियासत चल रही है, जिसने पूरे मुल्क का जो है माहौल बदल दिया है। ये मुल्क वो नहीं था, हज़ारों साल की इसकी एक लेगेसी है अपनी। ये मुल्क जो है फला फूला जो है, वो इस वजह से फला फूला है कि कई तहजीबें आई हैं यहाँ पर, मिली है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और इसको एक मतलब शानदार मतलब एक माजी रहा है उसको, और उसी पर ये मुल्क चलता आया है, पलता रहा है, बढ़ता रहा है। और उस मुल्क की जड़ों को काटने का जो काम चल रहा है वो हमें समझना होगा और समझकर हमें वोट देना होगा। मैं इतनी ही बात कहना चाहता था, बाकी लोग समझदार हैं।